हेलो गाइस, आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से स्टोरी नेस्ट आज यहाँ तक पहुँचा है फोल्डेड हैंड्स। अब एक खास ऐलान लाउड स्पीकर। अब से स्टोरी नेस्ट की सभी कहानियों के पूरे पार्ट्स आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल स्टोरी हाउस पर। अगर आपको पसंद है रिबर्थ की दमदार कहानियाँ, रिवेंज से भरी जिंदगी की वापसी, लाव, पेन और पावर का ज़बरदस्त मेल, तो समझ लो ये चैनल आपके लिए ही बना है। यहाँ आपको मिलेगा हर स्टोरी का कंटिन्यू, कोई पार्ट मिस नहीं होगा, एक्सक्लूसिव और फास्ट अपडेट्स। तो अभी देर मत कीजिए, टेलीग्राम खोलिए और स्टोरी हाउस ज्वाइन कीजिए। वेलकम गाइज, आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। कहानी अभी बाकी है। कल तक जो दर्द था आज वही मेरी ताकत बन चुका है। जिसे सबने टूटा हुआ समझा वही अब चुपचाप उठ चुका है। ये सिर्फ वापसी नहीं है, ये हिसाब बराबर करने की शुरुआत है। हर जख्म अब मेरी ढाल है, हर आंसू अब मेरा हथियार। क्योंकि जब इंसान दर्द से नहीं टूटता तो वही दर्द उसे अजेय बना देता है। ये है रिबर्थ टर्न्ड माई पेन इनटू पावर पार्ट 2.8। अब आगे अहम अपनी आंखें खोल असिस्टेंट रजत की तरफ देखता है। तभी रजत बोलता है, सर आप ठीक है? उद्धरण चिन्ह। लेकिन अहम के दिमाग में तो अभी भी वही थॉट्स आ रहे थे जो उसने अभी अभी देखा था। पंक्ति को तकलीफ और उसके बेजान शरीर को देख ना जाने क्यों अहम को अपने अंदर बेचैनी महसूस हुई। उसने जल्दी से उठ बैठा और बोला, पंक्ति पंक्ति तुम ठीक हो ना? मैं पंक्ति को देखना चाहता हूँ। प्लीज रजत जल्दी से जेट रेडी करवाओ, हम अभी घर जा रहे हैं। रजत कुछ बोलना तो चाहता था पर अहम इस वक्त अपने होश में ही नहीं था। वो ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे वो पंक्ति को अगर अभी नहीं देखेगा तो पता नहीं वो क्या कर जाएगा। खैर रजत ने जल्दी से जेट रेडी करवाए और दोनों जेट पर बैठ इंडिया अपने घर के लिए निकल गए। अगली सुबह जब तक अहम का जेट घर तक लैंड हुआ तो तब तकरीबन सुबह हो गई थी। रजत ने अहम के कंधे पर हल्के से टैप करते हुए जगाया। अहम कल जेट पर बैठते ही सो गया था। वो इतनी गहरी नींद में था कि उसे पता ही नहीं चला कि वो घर पहुंच चुका है। अहम ने कंफ्यूज होकर रजत की तरफ देखा, फिर अपने चारों तरफ नजर घुमाई तो खुद को जेट के अंदर देख शॉक हो गया। उसने खुद ही सोचा, मुझे तो अब इस वक्त होटल में होना चाहिए, मैं जेट पर क्या कर रहा हूँ? उसने रजत से पूछ ही लिया, रजत हम होटल में नहीं है, हम जेट पर क्या कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। रजत ये सुन हैरान हो गया और वो हिचकिचाते हुए बोला, सर आपने ही तो कल कहा था कि आपको जल्द से जल्द घर पहुंचना है, इसलिए मैंने आपकी बात मानी और घर आ गए। अहम ये सुन हैरान हो गया। वो सोचने लगा, ऐसी क्या बात हो गई होगी जिससे मैंने घर आने के लिए जिद की। वो कल की बात को भूल गया था, वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा था आखिर हो क्या रहा है उसके साथ। फिर अहम को कई ख्यालों में गुम देख रजत ने उसे याद दिलाने की कोशिश करते हुए कहा, सर आप कल पैनिक हो गए थे जब आपने सुना था कि पंक्ति मैडम को हॉस्पिटल ले जाया गया है, यही सुन के आपने आने की जिद की थी। अहम को अब थोड़ा थोड़ा याद आने लगा। वो ये जान के हैरान हुआ कि वो पंक्ति के लिए अपनी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़ के वो आ गया। उसे खुद पर ही गुस्सा आया कि उसने जल्दबाजी में ये डिसीजन लिया ही क्यों। अब वो अपने फैसले पर ही रिग्रेट कर रहा था। उसने अपनी माथे पर एक उंगली से रब्बा करने लगा। उसे अब कल रात के बारे में सब एक एक करके याद आ रहा था। उसने सोचा, मैं सपने में पंक्ति को खून में लटपट देख इतना क्यों घबरा गया था? अहम उसे एक नाइटमेयर ही समझ रहा था। फिर उसने खुद से कहा, सपने में जो मैंने पंक्ति के लिए अपनी फीलिंग एक्सेप्ट की थी, क्या वो सच है? फिर वो अपना सर झटक के बोला, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अपने प्लान पर फोकस करना है, ऐसी चीजों से मैं अपना ध्यान नहीं भटका सकता, मुझे सिर्फ अपने प्लान पर काम करना है। उद्धरण चिन्ह। अहम जो कब से चुप था वो बोला, सर पंक्ति मैडम ने पीनट बटर खा लिया था इसलिए वो हॉस्पिटल पहुंच गई, पर चिंता करने की कोई बात नहीं, अभी वो ठीक है। अहम ये सुन मन में नफरत लिए सोचा, अटेंशन सीकर, तुम्हें मेरी अटेंशन चाहिए इसलिए ये सब कर रही हो ना? अहम को पंक्ति से नफरत हो रही थी। फिर वो सीट से उठा और बोला, ठीक है मैं चलता हूँ, तुम भी जाओ आराम करो। रजत वहां से चला गया। अहम जाते जाते सोचा, पंक्ति तुम मेरा अटेंशन पाने के लिए क्या क्या नहीं करती ना? और वो मैं दूर की बेल बजा दी। तभी दरवाजा उनकी पुरानी मेड सरिता ने खोली जो एक मिडिल एजेड औरत थी। उन्हें दरवाजा खुलते देख अहम की ब्रो आपस में सिकुड़ गए, क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि दरवाजा पंक्ति खोलेगी, पर ऐसा नहीं हुआ जिससे उससे इरिटेशन हुई। अहम घर के अंदर आया और पूरे घर को देखने लगा और वो पंक्ति को ही अपनी नजरों से ढूंढ रहा था। पहले जब भी अहम बाहर से घर आता था तो पंक्ति हमेशा उसके लिए दूर खोलती थी, पर आज पंक्ति को ना देख के वो थोड़ा उदास हो गया। अहम ने सरिता से पूछा, पंक्ति कहाँ है? उद्धरण चिन्ह।
तो सरिता जी ने बताया, वो पंक्ति मैडम अपने पापा के घर चली गई, हॉस्पिटल से सीधे, और बोल रही थी कि कुछ दिन वो ही रहेगी। ये सुना हम हैरान हो गया कि क्योंकि उसके साथ शादी के बाद से पंक्ति कभी रुकने के लिए अपने पापा के घर नहीं गई थी। तभी सरिता जी ने कहा, सर उन्हें वहां ही कुछ दिन रहने दीजिए, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। अहम ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया, लेकिन उसके अंदर एक गुस्सा आ रहा था कि पंक्ति कैसे इस घर से दूर, उससे दूर जा सकती है। पंक्ति की कमी वो महसूस कर रहा था। पता नहीं ये कैसी फीलिंग थी, मगर अहम को अंदर से हिला रही थी। खैर वो गुस्से से अपने कमरे में गया और धम से दरवाजा खोल दिया। उसने वहां कदम रखते ही अपने आंखें बंद कर ली। वहां सिर्फ पंक्ति की खुशबू ही फैली हुई थी। पर फिर भी आज घर में शांति, तन्हाई थी, जो अहम को काटने को डोर रही थी। अहम को पंक्ति की कमी खल रही थी। वो अपने आदतों के अनुसार अपना कोट उतारा और उसे एक हाथ से लेके उठा रखा, जैसे कोई उसे अभी पकड़ लेगा और उसे सही जगह रख देगा। मगर ये क्या, उसकी कोट नीचे गिर गई। आज उसका कोट पकड़ने के लिए पंक्ति नहीं थी। उसने मजबूती से अपनी आंखें बंद कर ली और फ्लो से कोट उठा के उसे हैंगर पर रख दिया। अब एक गहरी सांस छोड़ वॉशरूम चला गया। कुछ देर बाद वो नहा के आया और ना चाहते हुए भी उसकी नजर बेड पर चली गई, क्योंकि हमेशा अहम के नहा के आने तक उसके कपड़े बेड पर होते थे, बिल्कुल आयरन किया हुआ और सलीके से रखा होता था। मगर आज बेड खाली था, क्योंकि पंक्ति हमेशा अहम के लिए कपड़े बेड पर निकाल के रखती थी। अहम ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली और अपना जबड़ा कसते हुए टॉवल को सोफे पर फेंक दिया। खैर उसने कपड़े पहन लिए और पानी पीने के लिए साइड टेबल पर रखा जग और ग्लास उठा लिया, मगर जग खाली था। ये देख उसे बहुत गुस्सा आया और उसने जोर से चिल्लाया, सरिता जी। सरिता जी दौड़ते हुए वहां आए और दरवाजे पर ही रुक गई। उन्होंने पूछा, सर कुछ चाहिए आपको? अहम ने दांत पीसते हुए कहा, ये पानी का जग खाली क्यों है? उद्धरण चिन्ह। सरिता जी ने डरते हुए कहा, वो सर आपकी हर जरूरत का ख्याल पंक्ति मैडम ही रखती है, तो इसलिए ये जग भी हमेशा वो ही भरती थी, पर आज वो नहीं है तो मैं भूल गई। दीजिए मैं अभी पानी भरकर लाती हूँ। सरिता जी जग लेके चली गई, लेकिन अहम की पकड़ ग्लास में कस गई। वो फ्रस्ट्रेशन में आंखें बंद कर ली और खुद को लाचार महसूस कर रहा था, क्योंकि वो पंक्ति पर पूरा डिपेंडेंट था। ना चाहते हुए भी उसके खुद के चीजों के लिए भी वो पंक्ति के ऊपर ही डिपेंडेंट था। यही सोच उसे खुद पर गुस्सा आया और गुस्से में ही बोला, ये तुमने एक नया तरीका ढूंढ लिया है ना, मेरा अटेंशन पाने के लिए। पर मैं तुम्हें कोई भाव नहीं दूंगा। अहम ने अपनी फोन चेक की कि कहीं पंक्ति उसे कॉल तो नहीं करी, पर अफसोस उसका फोन का स्क्रीन अब भी खाली था। उसे तेज गुस्सा आया और बोला, तुम आखिर चाहती क्या हो? वैसे फोन कर कर के मुझे परेशान करती हो, पर आज एक कॉल नहीं। आखिर तुम करना क्या चाहती हो? उद्धरण चिन्ह। फिर ना चाहते हुए भी अहम ने खुद ही पंक्ति को कॉल लगा दिया, पर किसी ने कॉल पिक नहीं की। अहम बार बार कॉल करता रहा पर किसी ने कॉल नहीं उठाए। उसने फोन को साइड में रख सोचा, पहले पंक्ति मेरा फोन आने से एक रिंग में ही उठा लेती थी, पर आज मेरे इतनी बार कॉल करने के बावजूद उसने कॉल नहीं उठाई। क्या वो मुझे इग्नोर कर रही है? 9 अब आगे। जब अहम पंक्ति को कॉल कर रहा था तब पंक्ति का फोन पंक्ति के हाथ में ही था, पर उसने फोन नहीं उठाए। पंक्ति की आंखों एक गुस्सा, एक कोल्ड लुक था, जो वो अहम के कॉल को घूर के देख रही थी। खैर उसने फोन को बेड के साइड टेबल पर रखा और अपने अननोइंग थॉट्स को साइड कर वो रूम से निकल गई। वो अपने पापा को ढूंढ रही थी और उसके पापा इस वक्त लिविंग रूम में बैठे थे। वो अपना कॉफी पी रहे थे और हाथ में एक न्यूज़पेपर था। पंक्ति उन्हीं के पास चली गई और होठों पर एक प्यारी सी स्माइल लाके बोली, गुड मॉर्निंग पापा। प्रताप जी ने पंक्ति की तरफ देखा और अपना न्यूज़पेपर साइड में रख अपने होठों पर स्माइल लाकर बोले, गुड मॉर्निंग बेटा, आपको आचे से नींद आई ना? उद्धरण चिन्ह। पंक्ति उनकी बात सुन उसके होठों पर जो स्माइल थी वो फीकी पड़ गई, क्योंकि रात को वो सो नहीं पाए। अपने पिछले जन्म में उसे जो धोखा मिला, उसके बुरे ख्याल ने उसे सोने नहीं दिया। वो रात भर डर डर के करवट बदलती रही। फिर ये सब बातें वो अपने दिमाग से हटा के फिर स्माइल करने की कोशिश करते हुए बोली, हाँ पापा, मुझे बहुत अच्छी नींद आई, जैसे मैं बचपन में बेखबर होके सोती थी। ये कह वो अपने पापा के पास बैठ गई और अपने पापा की एक आर्म को पकड़ उनके कंधे पर सर रख लिया। पंक्ति ने कहा, पापा मैंने इस घर को आपको बहुत मिस किया। प्रताप जी ने उसके सर पर हाथ फेर कर बोले, तुम जब तक चाहो रह सकती हो बेटा, मैंने पहले ही कहा था ना। पंक्ति ने हाँ में सर हिलाया और तभी उसकी नजर साइड टेबल पर रखे कॉफी कप पर गई जो खाली थी और प्रताप जी ने पी थी। उसे याद आया कि पिछले लाइफ में अहम ने उसे बताया था कि कैसे उसने पंक्ति के पापा को स्लो पॉइजन खाने में मिला के देते थे।
पंक्ति को याद आते ही उसकी आंखें लाल होने लगी। उसने सोचा, इस कॉफी में भी पॉइजन मिला हुआ होगा। मुझे जल्द से जल्द उस इंसान को ढूंढना होगा जिसे हमने यहाँ रखा है। मैंने पिछले लाइफ में अपनी शादी की प्रॉब्लम में इतना फंस गई, इतना उलझ गई कि मैंने पापा पर ध्यान ही नहीं दिया, उनका ख्याल नहीं रखा और लास्ट में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। लेकिन इस बार मैं अपनी पापा के सामने ढाल बनकर खड़ी रहूंगी, कोई भी उन्हें चोट पहुंचा नहीं पाएगा। अब इस जन्म में मेरी पहली प्रायोरिटी है मेरे पापा, मैं इनको कुछ होने नहीं दूंगी। यही सब सोचते हुए पंक्ति की आंखों में अपने पापा को देखकर नमी उतर आए। वो अब कोई गलती नहीं दोहराएगी जिससे उसके पापा को फिर खोना पड़े। पंक्ति अपने मन में सोची, अगर मुझे पापा के खाने को पॉइजन से बचाना है तो मुझे किचन खुद ही संभालना होगा, क्योंकि वो जो कोई भी है वो पापा के लिए खाना बनाते होंगे और वही पापा के खाने में पॉइजन मिलाते होंगे। पहले मुझे किचन अपने कंट्रोल में लाना होगा और वो जो कोई भी है उसे जल्द से जल्द इस घर से बाहर करना होगा। फिर अपने आंसू छुपा के वो बोली, पापा क्या मैं आज आपके लिए नाश्ता बनाऊं? उद्धरण चिन्ह। प्रताप जी उसे देख स्माइल कर बोले, हाँ क्यों नहीं, वैसे भी मैंने तुम्हारे हाथों की बनी हुई खाने को बहुत मिस किया है। पंक्ति ये सुन खुश हो गई और अपने होठों पर एक बड़ी सी स्माइल लाके बोली, ओके पापा, मैं आपके लिए आपकी फेवरेट आलू का पराठा बनाकर लाती हूँ, आप डाइनिंग टेबल पर वेट कीजिए। ये कह पंक्ति किचन की तरफ चली गई और प्रताप जी ऑफिस जाने के लिए रेडी होने चले गए। पंक्ति किचन में जब पहुंची तो उसने देखा कि एक लड़की जिसकी उम्र कुछ 20 साल थी, वो ऑलरेडी टोस्ट बना रही है। पंक्ति उस लड़की को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखने लगी, जैसे वो स्कैन कर रही हो। उसने खुद से कहा, मैं इसे पहचान नहीं पा रही हूँ, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, क्या ये नहीं है? फिर आवाज लगाए, तुम्हारा नाम क्या है? उद्धरण चिन्ह। उस लड़की ने पलटकर पंक्ति की तरफ देखा और प्यारा सा स्माइल कर बोली, मैं लिया। पंक्ति उसे ऊपर से नीचे तक फिर घूरने लगी और बोली, तुम कब से यहाँ काम कर रही हो? मैंने पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। पंक्ति उस लड़की को ही अहम का भेजा हुआ स्पाई समझ रही थी। फिर उस लड़की ने कहा, 6 महीने हो गया है मैम। पंक्ति ये सुन उसका डाउट और गहरा हो गया और सोची, हो ना हो ये वही है। फिर पंक्ति अपने फेस पर डार्क एक्सप्रेशन लाके बोली, तुम्हें आज से यह काम करने की कोई जरूरत नहीं है, अपना सारा सामान लो और चली जाओ यहाँ से। पंक्ति की बात सुन वो लड़की जो अभी तक स्माइल कर रही थी, अचानक उसकी स्माइल गायब हो गई और परेशान होके बोली, पर मैम ऐसे अचानक क्या हुआ? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? उद्धरण चिन्ह। पंक्ति ने सख्त लहजे में कहा, नो आर्ग्यूमेंट, अपना हिसाब करो और निकल जाओ यहाँ से। वो लड़की बोलना तो चाहती थी मगर पंक्ति के आंखों में जो उसने कोल्ड लुक देखा उसके वजह से उसकी आवाज गले में ही अटक गई और अपना सर नीचे कर वहां से निकल गई। उसके जाने के बाद पंक्ति ने एक लंबी सांस छोड़ी और आलू का पराठा बनाने में लग गई। कुछ देर बाद वो अपने हाथों में पराठा लेकर आए और डाइनिंग टेबल पर सजा दी। प्रताप जी वही उसका इंतजार कर रहे थे। पंक्ति ने अपने पापा की प्लेट लगा दी और प्यार से बोली, खा के देखिए पापा कैसा बना है। उद्धरण चिन्ह। प्रताप जी ने एक बाइट ली और चबाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और बोले, बेटा तुमने तो अपनी मम्मा की याद दिला दी, तुम्हारे हाथों में उनकी स्वाद ही आता है। ये कह वो स्माइल करते हुए खाने लगे। पंक्ति अपने पापा को खुश देख वो भी खुश हो गई, उसके आंखों में आंसू के कुछ बूंदें आ गई। उसने एक और पराठा पापा को दिया और बोली, पापा ये भी खाइए, आपने तो अपने खाना पीना अकी से करना छोड़ ही दिया है, अब मैं आ गई हूं ना, आपको लापरवाही बिल्कुल करने नहीं दूंगी। प्रताप जी भी अपने बेटी को देख के स्माइल करते हुए खाने लगे। पंक्ति भी अपना नाश्ता करने लगी। कुछ वक्त तक ऐसे ही खामोशी रही, फिर प्रताप जी अपना गला साफ कर बोले, बेटा तुमने लिया को काम से क्यों निकाल दिया? उद्धरण चिन्ह। पंक्ति ने उन्हें देख बोली, पापा बस वो मुझे पसंद नहीं आए, मैं कोई दूसरी कुक ढूंढ लूंगी। फिर प्रताप जी अपने बात कंटिन्यू करते हुए बोले, वो एक अच्छी लड़की है, मेरा बहुत ध्यान रखती है, वो एक्चुअली उसकी माँ यहाँ सालों से काम करती थी ना, जब उसकी माँ बीमार पड़ने लगी तभी से उन्होंने लिया को भेज दिया यहाँ काम करने के लिए। पंक्ति ने फिर भी अपने फैसले पर अड़ी रही और बोली, पापा कभी कभी हम जिस पर बहुत विश्वास करते हैं वही लोग हमें सबसे ज्यादा तकलीफ और चोट देते हैं पापा। पंक्ति अपने पापा को सब बताना चाहती थी, पर ये सब बता के वो अपने पापा को परेशान नहीं करना चाहती थी और खुद ही प्रॉब्लम से लड़ने का फैसला किया। प्रताप जी पंक्ति की तरफ देखने लगे और ज्यादा कुछ ना कहते हुए वो अपना नाश्ता करने लगे। वो और सवाल करके अपनी बेटी को परेशान करना नहीं चाहते थे। उन्होंने सोचा पंक्ति कुछ सोच समझकर ये फैसला लिया होगा।
फिर प्रताप जी अपना नाश्ता खत्म कर पंक्ति के माथे पर किसकर बोले, अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ बेटा, काफी लेट भी हो गया है, हम शाम को मिलते हैं, ठीक है बच्चा। पंक्ति ने हाँ में सर हिलाया और प्रताप जी अपना ऑफिस बैग लेके ऑफिस के लिए निकल गए। दूसरी तरफ अहम के विला में अहम इस वक्त लिविंग रूम में ही था। तभी मैं दूर की बेल बाजी और अहम उठ के दरवाजा खोलने चला गया। उसने दरवाजा खोला तो उसके सामने सिया और एरिका थी। अहम कुछ न कहते हुए अंदर की तरफ आया और वो दोनों भी उसके पीछे पीछे ही चली आए। एरिका ने स्माइल करते हुए बोली, भाई हमने जब सुना कि आप वापस आ गए तो हम आपसे मिलने चले आए। अहम ने कुछ नहीं कहा और उन्हें बैठने के लिए इशारा किया। दोनों बैठ गई और सिया ने जानबूझ के पूछा, पंक्ति कहाँ है? वो दिख नहीं रही कहीं। सिया जानती है कि पंक्ति अपने पापा के घर गई हुई है, फिर भी वो अनजान बनते हुए पूछ ली। उसकी सवाल सुन, पंक्ति का नाम सुन, फिर से अहम की जबड़े कस गए। 10 अब आगे। पंक्ति ने जब कहा कि पापा कभी कभी हम जिस पर सबसे ज्यादा आंख मूंद के विश्वास करते हैं वही हमें सबसे ज्यादा दर्द देते हैं। पंक्ति की बात सुन प्रताप जी उसे देखने लगे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर पंक्ति ऐसी बातें अचानक कर क्यों रही है। फिर भी उन्होंने कोई और सवाल नहीं किया क्योंकि वो पंक्ति को परेशान करना नहीं चाहते थे और वो जल्दी अपना नाश्ता खत्म करके पंक्ति को बाय बोल के ऑफिस चले गए। पंक्ति अपने पापा को जाते हुए देख रही थी और सोची, मैं अपनी इस बेकार सी शादी में इतना उलझ गई कि मैंने किसी का भी ख्याल नहीं रखा, किसी पर ध्यान नहीं दिया। पापा और अहम के मोम डैड टू दोस्त थे, फिर अहम उनके मौत का जिम्मेदार पापा को क्यों ठहरा रहा है? मुझे जल्द से जल्द इस मिस्ट्री को सॉल्व करना होगा और पापा को बेगुनाह साबित करना होगा। मैं पापा के सर से ये इल्जाम हटा के रहूंगी। पंक्ति अपने आप से वादा करने लगी। वही दूसरी तरफ अहम अपने घर में लिविंग रूम में ही बैठा था कि तभी दूर बेल बजी। अहम जाके दरवाजा खोला तो सामने एरिका और सिया खड़ी थी। एरिका ने एक स्माइल करके एक्साइटेड होते हुए बोली, भाई आप आ गए। हमने जब सुना कि आप वापस आ गए हैं तो हम आपसे मिलने चले आए। फिर सिया ने भी अपने होठों पर मुस्कान लाके बोली, कैसे हो अहम? उद्धरण चिन्ह। अहम ने सिर्फ ठीक हूँ बोला और अंदर चला गया। सिया और एरिका भी उसके पीछे पीछे चली गई और सोफे पर बैठ गई। सिया ये जानती थी कि पंक्ति अपने पापा के घर में है, फिर भी उसने अनजान बनते हुए पूछा, वैसे अहम पंक्ति कहाँ है? कैसी है अब वो? उद्धरण चिन्ह। पंक्ति का जी कर सुनते ही अहम का खून खोलने लगा। उसके जबड़े कस गए क्योंकि पंक्ति के वजह से वो परेशान बैठा हुआ था। पंक्ति उसका कॉल इग्नोर कर रही थी और ऊपर से उसने कॉल बैक भी नहीं किया था। एक्चुअली अहम को पंक्ति का इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे कुछ बेचैनी हो रही थी, पता नहीं ये कैसी फीलिंग थी उसके अंदर, और ये फीलिंग उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। सिया की बात सुन एरिका ने जल्दी से बीच में बोली, सिया तुम दिल की कितनी अच्छी हो। उसने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया, उसके बावजूद भी तुम उसके बारे में पूछ रही हो। उद्धरण चिन्ह। एरिका की बात सुन अहम ने ना समझी में एरिका की तरफ देखा तो सिया ने जल्दी बोला, उसकी कोई गलती नहीं थी अहम, एक्चुअली वो शायद नाराज थी, तुमने अपना फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी जो मिस कर दिया था। सिया हमेशा की तरह अपने चेहरे पर मासूम एक्सप्रेशन लाके बोली। अहम ने अपने जबड़े कस बोला, मैं बिजनेस ट्रिप पर गया था, कोई पिकनिक मनाने नहीं। उसे इतनी छोटी बात के लिए इतना बड़ा कांड करने की जरूरत नहीं थी। ये सुन के एरिका ने जल्दी से कहा, एग्जैक्टली भाई, वो ना अब ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, उसने खुद की जान लेने की कोशिश की है, और जब हम दोनों उसके पास उसका हाल चाल पूछने गए तो उसने हम दोनों के साथ बदतमीजी की, हमें बुली किया और तो और उसने मुझे धक्का दिया जिससे मैं नीचे गिर गई और मुझे चोट भी लग गई। ये देखो, कह के एरिका ने अपने एल्बो को दिखाया जहां चोट लगी थी। अहम ये देख शॉक हो गया। उसने सोचा, पंक्ति जो हमेशा शांत रहती थी, डरी सहमी रहती थी, पलटकर कभी जवाब नहीं देती थी, वो लड़की अचानक इतना अग्रेसिव कैसे हो सकती है और कैसे चोट पहुंचा सकती है? उद्धरण चिन्ह। अहम को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि पंक्ति ऐसा कुछ कर सकती है। उसने अपनी आंखें छोटी कर ली और पूछा, क्या उसने ये सच में किया है? उद्धरण चिन्ह। एरिका ने झूठी आंसू लाके बोली, हाँ भाई, उसने मुझे हर्ट किया है, आप प्लीज उसे बुला दो, मुझे उससे कुछ बात करनी है। अहम ने अपनी नजरें घुमा के बोला, वो अपने पापा के घर गई है, कुछ दिन रहेगी शायद वहां। ये सुन एरिका ने शौक होने का नाटक करते हुए बोली, ये आप क्या कह रहे हैं भाई? वो ऐसा कैसे कर सकती है? आप बिजनेस ट्रिप से घर आए और वो है ही नहीं घर में, उसे अभी के अभी घर बुलाइए, उसे यहाँ होना चाहिए। अहम ने एक लंबी सांस छोड़ के बोला, वो रहना चाहती है, रहने दो वहां, वैसे भी काफी दिनों से वो रहने के लिए गई नहीं थी।
फिर अहम ज्यादा बात ना करते हुए बोला, तुम दोनों बैठो, बात करो, मैं चलता हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। अहम ऊपर कमरे में चला गया और ऑफिस के लिए रेडी होने लगा। उसके जाने के बाद एरिका ने थोड़ा सीरियस होते हुए बोली, सिया, क्या भाई पंक्ति के लिए कुछ सॉफ्ट हो रहे हैं? तुमने देखा ना, उन्होंने ज्यादा रिएक्ट ही नहीं किया पंक्ति के उसके पापा के घर होने से। सिया सुन तो रही थी और एरिका की बात सुन अपने हाथों की मुट्ठी जोर से बांध ली, जिससे उसके नाखून उसके हाथ में धंस गए और खून निकलने लगा। सिया अपने मन में सोची, नहीं, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। अहम और पंक्ति करीब नहीं आ सकते, उन दोनों को कभी एक होने नहीं दूंगी। इसके लिए मुझे कुछ करना होगा और यही सही वक्त है। जब तक पंक्ति यहाँ नहीं आ जाती तब तक मैं मेक श्योर करूंगी कि अहम मेरा हो जाए। सिया डेविल स्माइल करने लगी। उसने फिर खुद से कहा, यही टाइम है अहम को अपना बनाने का, और अहम सिर्फ मेरा है और मेरा होके ही रहेगा। खैर, अहम ऑफिस पहुंच गया था और अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। थोड़ी देर बाद अहम का असिस्टेंट रजत आया और उसके हाथ में कुछ फाइल्स थी जो अहम को साइन करने थे। रजत ने वो फाइल्स अहम के सामने रख दी और बोला, सर, इनमें आपकी सिग्नेचर चाहिए। अहम, जो लैपटॉप पर काम कर रहा था, उसने उन फाइल्स को देखा और तभी उसे एक धुंधली सी विजन आने लगी जो उसे कल रात को भी आई थी। कि इस विजन में वो देख रहा था कि रजत ऐसे ही एक फाइल लाया था और अहम के हाथ में देके बोला था कि सर, हमारे छानबीन में गलती हुई है, वो बेगुनाह थे। यह ख्याल अहम को अंदर ही अंदर तड़पा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये किस बारे में था। वो परेशान हो गया था। अहम ने खुद से कहा, ये कौन सी और किस बारे में थी जो मुझसे गलती हुई थी? मुझे जल्द ही फाइंड आउट करना होगा आखिर हो क्या रहा है। अहम अपने ख्यालों में लड़ रहा था। रजत, जो अहम को ध्यान से देख रहा था, अहम को खोया हुआ देख उसके आगे हाथ हिला के बोला, सर, आप ठीक है ना? मैं कल से देख रहा हूँ आप कहीं खोए खोए से रह रहे हैं। क्या मैं डॉक्टर को कॉल करूँ? उद्धरण चिन्ह। रजत की बात सुन अहम अपने होश में आया और सीधा अपना फेस डार्क करते हुए बोला, पंक्ति को अभी के अभी मेरे केबिन में बुलाओ। रजत ये सुन हिचकिचाया, लेकिन वो अपनी जगह पर ही खड़ा रहा और कुछ नहीं बोला ना गया। अहम ने जब उसे ऐसे ही खड़ा देखा तो आंखें दिखाने बोला, तुमने मेरी बात सुनी नहीं क्या रजत? उद्धरण चिन्ह। रजत ने अपना गला साफ कर बोला, वो सर, आज पंक्ति मैडम ऑफिस नहीं आए हैं। ये सुन अहम और इरिटेट हुआ और बोला, अभी तक नहीं आए? उसे अभी के अभी फोन करो और ऑफिस में आधे घंटे के अंदर पहुंचने के लिए कहो। रजत थोड़ा हिचकिचा के बोला, सर, आज मैडम को आराम करने दीजिए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ये सुन अहम ने गुस्से में बोला, ये मेरी गलती नहीं है, वो अपनी गलती की वजह से बीमार है और इस बहाने वो अपने काम पर लापरवाही नहीं कर सकती। उसे अभी फोन करके बुलाओ। रजत ना चाहते हुए भी पंक्ति को फोन करने लगा। कुछ रिंग के बाद ही पंक्ति फोन उठा ली और रजत ने बड़े पोलाइट होके बोला, मैम, अब आप कैसी है? उद्धरण चिन्ह। अहम ध्यान से पंक्ति को सुन रहा था क्योंकि रजत ने फोन स्पीकर पर रखा हुआ था। पंक्ति ने कहा, मैं आप ठीक हूँ रजत। उद्धरण चिन्ह। रजत ने अपना गला साफ कर बोला, मैम, सर ने आपको ऑफिस आने के लिए बोले हैं। पंक्ति ने रुखे स्वर में बोली, मैंने आज की लीविंग एप्लीकेशन मेल कर रखी है रजत, अपने बॉस को चेक करने को बोलो। पंक्ति की बात सुन हम जल्दी से अपना मेल बॉक्स खोल के देखा तो वहां पंक्ति के लीविंग एप्लीकेशन था और हमने जल्दी से फुसफुसा के कहा, एप्लीकेशन रिजेक्ट। रजत अपना माथा पिट के रह गया और अपने आवाज को काम करके बोला, मैम, सर ने आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है, अब आपको आना ही होगा। तभी अहम ने आवाज लगाई, अगर वो नहीं आए तो बोल दो कि उसको ये जॉब छोड़नी पड़ेगी, रिजाइन करना होगा। रजत ने कहा, मैम, अगर आज आप ऑफिस नहीं आए तो सर कह रहे हैं कि आपको जॉब से रिजाइन करना होगा। पंक्ति ये सुन तपाक से बोली, ठीक है, मैं खुशी खुशी इस जॉब से रिजाइन करने के लिए रेडी हूँ। और इसी के साथ पंक्ति ने फोन कट कर दी और बीप 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 की आवाज उस केबिन में गूंज गई। रजत और अहम आंखें फाड़े बस फोन को ही देखते रह गए। 0.11 अब आगे फोन कट करने की बीप की आवाज उस केबिन में गूंज उठी और अहम और रजत हैरान होके एक दूसरे को देख रहे थे। रजत अपना थूक निगल के कभी अहम को देखता तो कभी फोन को। उसे अब घबराहट होने लगी। अहम का तो मुंह खुला का खुला ही रह गया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि पंक्ति उसके बात को इग्नोर भी कर सकती है। पंक्ति हमेशा से उसके आगे पीछे घूमती थी, उसके पास आने की कोशिश करती थी, उसके फोन का इंतजार किया करती थी। पर ये क्या, आज पंक्ति ने अहम के बात को काट दी और सीधा फैसला सुना दिया कि वो रिजाइन कर रही है। एक अनजान सा दर्द और डर और एहसास अहम के दिल को छू के गई।
वो समझ नहीं पा रहा था कि पंक्ति की ये नाराजगी और उसका इग्नोरेंस उसे क्यों इतना परेशान कर रहा है। उसके दिल में एक टिस्सी उठी और ये दर्द उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। रजत जो अपने बॉस को ध्यान से देख रहा था, अहम के मिक्स एक्सप्रेशन को देख वो धीरे से बोला, सर क्या मैं एक बार फिर कॉल करूं? उद्धरण चिन्ह। अहम का फेस हार्ड हो गया, वो अपने दांत पीस के बोला, कोई जरूरत नहीं है। वो अपने आप आ जाएगी, वो बस मेरा ध्यान पाने के लिए ऐसी नाटक कर रही है। और अपने मन में सोचा, वो मेरे लिए सब करने को तैयार है पर मुझे कभी छोड़ नहीं सकती। फिर ये ख्याल भी उसके दिमाग में आया कि अगर उसने सच में छोड़ दिया तो। इसलिए तो उसने एक बार भी नहीं सोचा और बिना हिचकिचाहट के रिजाइन करने के लिए तैयार हो गई। उसने यहाँ आने से ऊपर रिजाइन करना सोचा। क्या पंक्ति सच में उसे छोड़ के चली जाएगी? उद्धरण चिन्ह। ये ख्याल आते ही अहम का दिल तड़प उठा। रजत ने एक लंबी सांस खींच के कहा, सर आप उनके साथ ज्यादा ही हाश बिहेव कर रहे हैं। आई थिंक वो आपसे नाराज है, मेरा मानिए एक बार उनसे मिल लीजिए, वो खुश हो जाएगी। अहम ये सुनते ही उसे गुस्सा आया और अपनी हाथों की मुट्ठी बना ली। पंक्ति उससे नाराज है, यही बात उसे खाए जा रही थी। वो ना चाहते हुए भी अपने दिल को काबू नहीं कर पा रहा था। उसको पंक्ति की कमी अकीस से खल रही थी। उसे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर अहम अपने आंखों पर डार्क लुक लाके बोला, जाओ तुम जाके अपना काम करो। उद्धरण चिन्ह। और रजत एक छोटी सी आह भर के जाने के लिए मुड़ा, पर अचानक अहम ने उसे आवाज लगाई तो रजत रुक गया और अहम की तरफ देखने लगा और बोला, सर क्या आपको कुछ चाहिए? अहम ने अपनी नजरें चुराते हुए कहा, उसकी नाराजगी हटाने के लिए क्या कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। रजत ये सुन उसके होठों पर एक स्माइल आ गई और उसने मन में कहा, फाइनली सर माफी मांगने के लिए तैयार हो गए। रजत ने एक प्यारी सी स्माइल कर बोला, सर आप एक फूलों का गुलदस्ता दे सकते हैं, क्योंकि लड़कियों को फूल बहुत पसंद है, और हाँ एनिवर्सरी गिफ्ट ले जाना मत भूलिएगा। अहम ने जैसे ही सुना कि फूल लेना है, उसके एक्सप्रेशन डार्क हो गए। उसके जबड़े कस गए। ये उसके लिए इम्पॉसिबल था, क्योंकि अहम ने कभी किसी के लिए ये नहीं किया था। और उसने अपने मन में कहा, मैं थोड़ी उससे प्यार करता हूँ जो मैं उसे फूल दूंगा। लेकिन ये ख्याल आते ही कि वो पंक्ति से प्यार करता है या नहीं, उससे फिर से कल रात की उसके विजन की एक सीन याद आई, जब उसने कहा था कि वो पंक्ति से प्यार करता है। अहम ने अपने आप से पूछा, क्या सच में ऐसा है? वो विजन मुझे क्यों आया था? फिर अहम ने अपने ख्याल को झटका और बोला, नहीं वो सिर्फ एक सपना था, एक बुरा सपना, और मैं इसे कभी पूरा होने नहीं दूंगा। अहम अपने मन में सोचा, मैंने पंक्ति से शादी सिर्फ उसे फंसाने के लिए, उसे उसके पिता के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए किया था। और मेरा मोटिव एकदम साफ है, मैं तब तक उसे छोड़ न हो सकता जब तक मेरा मोटिव पूरा नहीं हो जाता। और मैं उनको बर्बाद करके ही रहूंगा। और उसकी फीलिंग, उसकी इमोशन से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब मेरा प्लान का ही हिस्सा है, और जब तक मेरा प्लान कामयाब नहीं हो जाता तब तक उसे इस जाल में फंस के रहना ही होगा। और ये सोचते हुए एक डेविल स्माइल करने लगा। कुछ देर बाद पंक्ति लिविंग रूम में बैठ के टीवी देख रही थी। तभी अचानक दूर बेल बजी। पंक्ति ने दरवाजा खोला और दरवाजे पर खड़े इंसान को देख पंक्ति अपने जगह पर ही जम गई, क्योंकि अहम अपने हाथों में एक फूलों का गुलदस्ता लिए खड़ा था। अचानक अहम को अपने सामने देख पंक्ति को अपने पिछले जन्म के सारे दुख, दर्द, उसका दिया हुआ धोखा, फरेब सब एक एक करके याद आया। और ये याद आते ही उसका दिल एक करवाहट से भर गया। एक टाइम में वो इस इंसान से प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी, पर अब वो इस इंसान का चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी। पंक्ति इस इंसान से 100 मील दूर रहना चाहती थी, पर ये इंसान अब उसके ही सामने खड़ा था। पंक्ति उसके मुंह पर दरवाजा बंद करने ही वाली थी कि अहम ने उसके तरफ बोके आगे बढ़ा के कहा, ये तुम्हारे लिए। पंक्ति ने जब अहम के हाथों पर गुलदस्ता देखा तो उसके आंखें बाहर आने को थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये आदमी फूल लाया है। पंक्ति ने सोचा, इस आदमी ने उसे पहले कभी ऐसे फूल लाकर नहीं दिया, कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया, कभी उसे स्पेशल फील नहीं करवाया, पर आज वो ये देखे क्या करना चाहता है। अब ये क्या गेम खेल रहा है। अगर पहली वाली पंक्ति होती तो वो खुशी से झूम उठती, मगर जबकि उसे पता चल गया है कि उसका असली मकसद क्या है, वो क्या करना चाहता है, वो जानने के बाद पंक्ति अब उसके बहकावे में कभी नहीं आएगी, उसके प्लान को कामयाब होने नहीं देगी। पंक्ति को बहुत गुस्सा आ रहा था। पंक्ति को कुछ रिएक्ट ना करते देख हम अनकंफर्टेबल होकर अपना टाई लूज करने लगा, क्योंकि उसने कभी भी पंक्ति के लिए पहले ऐसे रोजेस नहीं खरीदा था। ये अहम का स्टाइल नहीं था। अगर रजत उसे एडवाइस नहीं देता तो वो कभी ये नहीं करता। और अहम पंक्ति के हाथ में वो गुलदस्ता दिया और बोला, क्या मुझे अंदर नहीं बुलाओगी?
उद्धरण चिन्ह। पंक्ति उसके आवाज से होश में आए और वो सोची, नहीं, मैं इस इंसान को फिर से मेरे साथ खेलने नहीं दूंगी, एक सेकंड के लिए इसके लिए मेरे दिल में फीलिंग नहीं आनी चाहिए। पंक्ति अपना आई रोल करके रूड टोन में बोली, तुम यहाँ किस लिए आए हो? उद्धरण चिन्ह। पंक्ति का रूड टोन सुन अहम का जो बेचैनी थी वो अचानक गायब होकर इरिटेशन में बदल गई, क्योंकि अहम पंक्ति से ऐसी रिएक्ट उम्मीद नहीं कर रहा था। पंक्ति ने ना तो उसे अकी से ग्रीट किया, ना वो ये पूछी कि वो कैसा है, ट्रिप कैसा गया। पंक्ति बिल्कुल भी उसे भाव नहीं दे रही थी। अहम को थोड़ा हैरानी हुई, क्योंकि पंक्ति हमेशा जब अहम बाहर से आता था तो पंक्ति उसके लिए वेट करती थी, उसे स्माइल के साथ ग्रीट किया करती थी, उसका हालचाल पूछा करती थी, उसका दिन कैसा गया ये सब पूछा करती थी। मगर अब पंक्ति का ये बदलता हुआ बिहेवियर उसे कंफ्यूज कर रहा था। अहम पंक्ति के बिहेवियर से खुश नहीं था। वो पंक्ति को अपने सामने हमेशा नम्र और आज्ञाकारी होते हुए देखा था, पर आज पंक्ति का एक अलग सा कॉन्फिडेंट और उसके आंखों में एक कोल्ड लुक देख अहम को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। अहम को आज पंक्ति में बहुत सारी बदलाव देख रहा था। उसे ऐसा लगा ये पहली वाली पंक्ति है ही नहीं। 12 अब आगे। अहम पंक्ति के रूडनेस और इग्नोरेंस से काफी हैरान था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि पंक्ति उसे अनदेखा कर रही है। अहम अपने फेस पर डार्क लुक लाके बोला, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? जब मुझे पता चला कि तुम हॉस्पिटल में हो तो मैं सारा काम छोड़ छाड़ के यहाँ तुम्हें देखने आ गया, और तुम मुझसे ऐसी बिहेव कर रही हो, इतना एरोगेंट हो रही हो। उद्धरण चिन्ह। और फिर पंक्ति के हाथों में रखा हुआ रोजेस को देख के बोला, क्या तुम इस फूलों के लिए भी मुझे छोटा सा थैंक यू नहीं बोल सकती? उद्धरण चिन्ह। पंक्ति ने अपना फेस घुमा के आंखें रोल करके खुद में ही बुदबुदाए, हाँ बहुत अच्छा काम किया तुमने। हाँ। उद्धरण चिन्ह। और वो अंदर जाने लगी और बिना इमोशन के बोली, थैंक्स। अगर पिछले जन्म में हम उसे ऐसे गिफ्ट देता या स्पेशल फील कराता तो पंक्ति खुशी से झूम उठती। वो विश्वास कर लेती कि अहम के दिल में उसके लिए प्यार है, बट अब जब उसे सारी सच्चाई पता है कि उसने क्या किया था और वो कौन है, तो पंक्ति डेफिनेटली उसके इरादे में नहीं फंसेगी। वो अब पहली वाली पंक्ति नहीं है जो अहम के आगे पीछे घुमा करती थी, अब वो बदल चुकी है। पंक्ति के पीछे पीछे अहम भी चल पड़ा और पंक्ति ने वो फूल बेरहमी से कॉफी टेबल पर पटक दी। ये देख अहम की आंखें गुस्से से लाल होने लगी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि पंक्ति उसके दिए हुए चीज को ऐसे पटक कर रख रही है। जब वो फूलों के शॉप पर ये फूल खरीद रहा था तो उसने इमेजिन किया था कि पंक्ति इन फूलों को देखते ही सीधे अहम के गले आ लगेगी, वो बहुत खुश हो जाएगी हमेशा की तरह, पर ये तो उसके सोच से उल्टा ही हो गया। अब तो वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रही, जैसे ये उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखते हो। अहम अपने मन में सोचा, आखिर इस लड़की को हो क्या गया है? उद्धरण चिन्ह। वो अपने जबड़े कस के बोला, पंक्ति ये गुस्सा छोड़ो, ये तुम कैसे इन फूलों को रख रही हो? तुम गुस्सा हो मानता हूं, पर इन बेजान फूलों की बेइज्जत तो मत करो। पंक्ति ये सुन मॉकिंग लाई हंसी और बोली, तुम्हें बहुत फिक्र है इन बेजान फूलों की, पर जीते जागते इंसान की नहीं। पंक्ति फिर गुस्से में उसकी तरफ घूम के बोली, तुम मुझे एरोगेंट बोल रहे हो, पर यह तो कुछ भी नहीं है जैसा तुमने मेरे साथ किया है। मैंने तुम्हें कितने कॉल्स किए, एमएसजी किए, कितनी कोशिश की तुम्हें कांटेक्ट करने की, पर तुमने एक बार भी रेस्पॉन्स किया। अपने गुस्से को कायम रखते हुए पंक्ति फिर बोली, मैं तुमसे कुछ ज्यादा नहीं मांग रही थी, मैं बस तुमसे बात करना चाहती थी। मैं ये नहीं चाहती थी कि तुम अपना सारा काम छोड़ के मेरे पास आओ, मैं बस तुमसे कुछ बात करना चाहती थी, लेकिन तुम मुझे वो भी नहीं दे पाए। और फिर गुस्से में उन फूलों की तरफ देख बोली, और अब तुम ये लाए हो, ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। ये सुन अहम के फेस पर कुछ पल के लिए एक हंसी आ गई। इस हंसी के पीछे एक गुस्सा भी था। उसने पहली बार पंक्ति के लिए कुछ खरीदा था, पर वो कह रही है कि ये उसके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। अहम को ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई और उसकी वो झूठी हंसी एकदम से गायब हो गई और अपना चेहरा डार्क करते हुए पंक्ति के पास धीरे धीरे कदमों से बढ़ा और उसके बाह को पकड़ एक झटके में अपने करीब खींच लिया और उसके चेहरे के करीब जाके बोला, तुमने नया तरीका ढूंढ लिया है ना मेरी अटेंशन पाने के लिए, पर एक बात बताऊं, तुम कामयाब हो गई इस कोशिश में। पंक्ति उसके पकड़ से छूटने के लिए छटपटाने लगी, पर वो जितना छूटने के लिए कोशिश करती, अहम की पकड़ उसके बाह में और कसता ही जा रहा था। पंक्ति ने गुस्से में कस मसाते हुए बोली, लीव मी अहम। उद्धरण चिन्ह। पर अहम छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने और ज्यादा टाइट पकड़ ली और पंक्ति के चेहरे के करीब अपना चेहरा ले गया। उसकी गर्म सांस से पंक्ति के फेस पर पड़ रही थी। अहम अपने गहरी आवाज में बोला, मैं तुम्हारे लिए अपना सब जरूरी काम मीटिंग छोड़ के आया
और तुम ये एटीट्यूड दिखा रही हो। एक्चुअली मैं जानता हूं कि तुम्हें मुझसे आखिर चाहिए क्या। उद्धरण चिन्ह। वो ये बोल के उसके हाथ पंक्ति के सर के पीछे ले गया और पंक्ति का चेहरा उसके और नजदीक लाके पंक्ति के होठों पर अपने होठ रख के अग्रेसिव होके किस करने लगा। इस किस में अहम अपनी सारा गुस्सा फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा था। अहम पैशनेटली किस करने लगा, वो जैसे इस जहां को भूल ही गया हो वो किस में और खो गया। पंक्ति अचानक से हुए इस हमले से सदमे में चली गई। अचानक आखिर क्या हुआ वो प्रोसेस नहीं कर पा रही थी। उसका माइंड कुछ पल के लिए ब्लाइंड हो गया था। फिर वो जल्दी से हरकत में आए और इस बार जोर देते हुए अहम के पेट पर अपना घुटना मार दिया और उसके चेस्ट पर धक्का देके बिना वक्त गवाए पंक्ति ने अहम के गाल पर अपना पूरा जोर लगा के एक थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज अस पूरे लिविंग रूम में गूंज गई। अचानक इस हरकत से अहम का फेस एक तरफ झुका हुआ था और उसका गाल थप्पड़ की वजह से जल रहा था, क्योंकि पंक्ति ने अपना पूरा जोर लगा के उसे थप्पड़ मारी थी। पंक्ति की सांस गहरी हो रही थी। उसके आंखों से आंसू बहाए। अहम अपना फेस पंक्ति की तरफ घुमाया और उसके आंखों में एक कंफ्यूजन और ना समझी थी। वो शॉक हुआ था कि पंक्ति ने अचानक उसे थप्पड़ क्यों मारा। अहम के चेहरे पर अचानक गुस्सा आ गया और दांत पीस के बोला, तुमने मुझे थप्पड़ मारा। उद्धरण चिन्ह। पंक्ति अपने ऊपर नीचे हुए सांस को बिना कंट्रोल किए दरवाजे की तरफ उंगली दिखा के गुस्से में बोली, गेट आउट। अहम अब भी पंक्ति का ये बिहेवियर समझ नहीं पा रहा था। उसके बोहे सिकुड़ गए और गुस्से में बोला, तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। उद्धरण चिन्ह। पंक्ति इस बार जोर से चिल्लाए और बोली, जस्ट गेट आउट। और अब तुम्हारा ये शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। अहम का चेहरा गुस्से में काला पड़ गया। वो अपने कदम पीछे लेते हुए बोला, तुम इसके लिए बहुत पछताओगी। और ये बोल वो जाने लगा और फिर रुक के पीछे एक बार घूम पंक्ति को देख बोला, और हाँ, आगे से ये सुसाइड करने की कोशिश या नाटक बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि मैं तुम्हें देखने नहीं आऊंगा। और ये मत सोचना कि मैं तुम्हें मनाने और घर वापस ले जाने आऊंगा। अहम वहां से गुस्से से निकल गया और जाते जाते दरवाजे को धम से बंद करके गया। अहम जब गया, पंक्ति जो अब तक मजबूत होके खड़ी थी, वो अचानक से ढीली पर गई और सोफे पर धम से बैठ गई। उसके आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसकी बाह अभी भी दुख रहा था, क्योंकि अहम ने बहुत जोर से पका था। वो रोते हुए अपने बाहों को सहलाने लगी और रोते हुए बोली, मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ तुमसे दूर रहने की, दूर जाने की, पर ये और क्यों मुश्किल कर रहा है मेरे लिए। उद्धरण चिन्ह। तुम्हारे लिए ये सिर्फ तुम्हारे अटेंशन पाने के लिए किया हुआ नाटक समझ रहे हो ना। चाहे मैं पिछले जन्म में मर ही क्यों ना जाती, तब भी तुम यही कहते कि मैं तुम्हारा अटेंशन पाने के लिए नाटक कर रही थी। पंक्ति रोते हुए बोली, मैं ये पहले क्यों नहीं देख पाई, क्यों मैं नहीं देख पाई कि तुम मुझे कितना नीच समझते हो, मुझे इतना बेइज्जत करते रहे, पर मैं अंधों की तरह सब सहती रही। पंक्ति अपने होठों को रगड़ने लगी जैसे किसी गंदी चीज ने उसे छू लिया हो। पंक्ति अपने होठों को रगड़ रगड़ के साफ करने लगी और तभी उसकी नजर उन फूलों पर गई और उन्हें देख उसका गुस्सा और बढ़ गया। और फिर अपने आंसुओं को बेरहमी से पोंछ के अपने आंखों में गुस्सा लाके बोली, इस बार मैं कुछ नहीं सहूंगी, कोई बेइज्जती नहीं सहूंगी। उद्धरण चिन्ह। पंक्ति ने उन फूलों को उठाया और नीचे फ्लो पर फेंक के अपने पैरों से कुचल के नफरत से बोली, आई हेट यू अहम, आई हेट यू। तेरा अब आगे। अहम वहां से निकल के सीधा एक बार में गया और ड्रिंक करने लगा। वो लगातार एक के बाद एक ड्रिंक किए जा रहा था। वो अपने हाथ में पके ग्लास को गोल गोल घुमाते हुए कुछ सोच रहा था। उस थप्पड़ की गूंज अभी भी अहम की कान में गूंज रही थी। उस थप्पड़ का दर्द अभी भी उसके गाल में महसूस हो रहा था। उसके आंखों में बहुत गुस्सा उतर आया था, पर फिर भी उसको एक बेचैनी हो रही थी। उसका दिल ना जाने क्यों बगावत कर रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था आखिर हो क्या रहा है। पंक्ति वो लड़की थी जिसने अहम के प्यार में पागल थी, उसके आगे पीछे घुमा करती थी, बिना किसी झिझक के अपने प्यार का इजहार किया करती थी। अहान जो चाहे वही वो करती थी, पर अचानक से वो इतना कैसे बदल गई। वो ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे पंक्ति को उसकी और कोई केयर नहीं करती, और उसके लाए फूलों को भी पंक्ति ने वैल्यू नहीं दी। यही सब सोच सोच के अहम का दिमाग खराब हो रहा था। अहम ने एक बार फिर ड्रिंक खत्म करके बार टेंडर को एक गिलास और ड्रिंक मांगा, लेकिन वो कुछ और बोल पाता तभी उसके दोस्त प्रतीक ने अहम के कंधे पर हाथ रख बोला, बस कर यार, कितना पियोगे, पहले ही तुमने बहुत पी ली है। अहम ने उसके हाथ को झटक दिया और रूखा स्वर से बोला, नहीं अभी नहीं हुआ है। प्रतीक अपने दोस्त की फिक्र कर रहा था, क्योंकि अहम इस वक्त बहुत लॉस और उदास लग रहा था। प्रतीक ने उसे कभी ऐसे नहीं देखा था। प्रतीक ने अहम से पूछा, अहम क्या हुआ है बताओ, मैंने तुम्हें पहले कभी ऐसे नहीं देखा है।
अहम चुप रहा। उसके माइंड में पंक्ति का अचानक बदला हुआ बिहेवियर, उसका रिजेक्शन और पंक्ति का वो थप्पड़ अहम के दिल में किसी कांटे की तरह चुभ रही थी। उसे पता नहीं क्यों बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो महसूस कर पा रहा था जैसे पंक्ति उससे दूर जा रही है। बारटेंडर ने एक ड्रिंक बना के अहम की तरफ दिया, मगर अहम वो गिलास ले पाता तभी प्रतीक ने उसे ले लिया और बोला, पहले मुझे बता क्या हुआ है तेरे साथ। प्रतीक ने गिलास अहम के पहुंच से दूर कर दिया। अहम ये देखते ही उसकी आंखें गुस्से में लाल होने लगी और वो दांत पीस के बोला, प्रतीक मेरा ड्रिंक दो, मुझे परेशान मत करो। प्रतीक ने सीरियस होके कहा, पहले मुझे क्या हुआ है वो बता जो तू इतना परेशान है। अहम अपना सर बार काउंटर पर टिका दिया और एक लंबी सांस लेके बोला, पंक्ति। प्रतीक ये सुन शॉक हुआ और बोला, पंक्ति, अब क्या किया है उसने? उद्धरण चिन्ह। अहम अपना फेस प्रतीक की तरफ घुमाया और उसकी आंखों में देख पूछा, प्रतीक मैंने पंक्ति के साथ बहुत गलत किया है क्या? मैं उसके साथ ज्यादा बुरा कर रहा हूँ क्या? उद्धरण चिन्ह। प्रतीक कुछ देर खामोश रहा और एकदम से बोला, नहीं तुमने कुछ गलत नहीं किया है, तुम उसे कभी पसंद नहीं करते थे, वो तो पंक्ति थी जो तुम्हें प्यार करती थी और तुमसे शादी फोर्सफुली कर ली। तुमने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया है, टेंशन लेना बंद कर दो। अहम ये सुनते ही बार काउंटर को अपनी खाली आंखों से घूरने लगा। उसे अपनी स्कूल लाइफ की बात याद आई। वो पंक्ति को स्कूल लाइफ में पसंद करता था, वो पंक्ति के साथ फ्यूचर भी देखता था, मगर जब उसकी पेरेंट्स की एक्सीडेंट में मौत हो गई, तब से अहम एक पत्थर दिल और उसके दिल में बदले की भावना ने ले ली। अगर उसके हिसाब से पंक्ति के पापा प्रताप जी का नाम नहीं आता तो शायद वो पंक्ति को वो सारी खुशियां देता जिसकी वो हकदार है, वो पंक्ति के साथ खुशी खुशी अपनी लाइफ जीता। मगर सब खराब हो गया, सब बदल गया। वो अपने आप में ही कहा, क्यों पंक्ति, क्यों क्यों हमारे बीच सब बदल गया, क्यों मेरी जिंदगी में इतना दुख आया जिससे मैं उभर नहीं पा रहा। काश कि सब ठीक हो जाते। इस वक्त अहम एकदम हारा हुआ नजर आ रहा था। पंक्ति कभी अहम के खिलाफ कुछ नहीं करती थी, चाहे अहम उसके साथ जो भी करे वो सह लेती थी, पर आज पंक्ति उसे ना कि बगवात की, बल्कि उसे थप्पड़ भी मारा। वो ये टॉलरेट नहीं कर पा रहा था। प्रतीक अहम को ध्यान से देख रहा था। अहम ने अपने आप को कभी दूसरों के सामने कमजोर नहीं दिखाया था, मगर आज अहम के आवाज में एक दर्द था जो प्रतीक समझ पा रहा था। प्रतीक ने कहा, तुम नशे में भी पंक्ति का नाम ले रहे हो? वो अपना सर ना में हिला के अहम का फोन लिया और पंक्ति का फोन डायल कर दिया। वहां से पंक्ति ने फोन उठाया और अपने शार्प आवाज में बोली, हेलो। प्रतीक ने अपना गला साफ करके बोला, हाय पंक्ति, मैं प्रतीक, तुम्हारा पति बार में ड्रिंक कर रहा है और वो बहुत नशे में है, तुम आके प्लीज इसे यहाँ से ले जाओ। पंक्ति ने वही सख्त आवाज में बोली, आई डोंट केयर, तुम ही क्यों नहीं छोड़ देते उसे घर में। उद्धरण चिन्ह। प्रतीक ने फिर बोला, कम ऑन पंक्ति, अहम तुम्हारा हस्बैंड है, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। पंक्ति ने फिर अपने गुस्से को दबा के बोली, तुमने गलत इंसान को कॉल किया है। प्रतीक तुम जानते ही हो ना कि अहम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता, जब मैं उसके सामने होती हूँ तो उसका मूड खराब हो जाता है। इसलिए कह रही हूँ तुम ही उसे घर छोड़ दो, नहीं तो एक काम करो, उसके बलवट सिया को क्यों नहीं बुला लेते, वो जरूर उसे घर ले जाएगी। प्रतीक पंक्ति की बात सुन हैरान हो गया और बोला, पंक्ति तुम अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ भेजना चाहती हो। उद्धरण चिन्ह। वो कुछ और बोल पाठा पंक्ति ने फोन कट कर दी। प्रतीक हैरान और परेशान होकर फोन को घूरने लगा। वो अपने आप से बोला, ये लड़की पागल हो गई है, इसका दिमाग खराब हो गया है। ये कैसे अपने ही पति को कोई दूसरी औरत के साथ भेज सकती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही पंक्ति है जो अहम से प्यार करने का दावा करती थी। ये कैसे अपने ही हस्बैंड को किसी दूसरी औरत के साथ भेजने के लिए बोल सकती है। प्रतीक फ्रस्ट्रेशन में अपने गले की बैक साइड को सहे लाया और फिर भी वो ना चाहते हुए भी सिया को कॉल लगा दी और उसे अहम को घर ले जाने के लिए बुला लिया। कुछ देर बाद ही वहां सिया आए और उन दोनों के पास खड़ी हो गई। प्रतीक सिया को देखते ही खड़ा हुआ और बोला, सिया आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया, पर मुझे भी जरूरी काम से जल्द से कहीं जाना है, तो इसलिए तुम्हें बुलाना पड़ा, नहीं तो मैं ही अहम को घर छोड़ देता। उद्धरण चिन्ह। सिया अपने होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान लाके बोली, कोई बात नहीं प्रतीक, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ। उद्धरण चिन्ह। प्रतीक उन दोनों को जल्द से जाने के लिए बोल के वहां से वो चला गया। सिया के होठों पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। वो अपने आप में बोली, जरूर मैं अहम को उसके घर जरूर पहुंचूंगी। उद्धरण चिन्ह। सिया के दिमाग में एक प्लान चल रहा था, वो जो कब से मौका ढूंढ रही थी अहम के करीब आने का, फाइनली उसे ऐसा लगा जैसे वो आज ही का दिन है। CIS
मौके को खोना नहीं चाहती थी। वो आज इनको अपना बना के ही रहेगी। यही सोच वो अहम के करीब गई और अहम को सॉफ्ट वॉइस में बुलाने लगी, अहम उठो। सिया की आवाज हनी जैसी मीठी थी। अहम सिया को देखने लगा, उसकी आंखें धुंधली थी, वो साफ साफ कुछ भी नहीं देख पा रहा था। सिया ने उसे अपने कंधे पर उसका एक हाथ रख लिया और वो अहम को कार की तरफ ले जाने लगी। वो जैसे तैसे करके अहम को पैसेंजर सीट पर बिठाया और अपना पसीना पोंछने लगी। वो हंसने लगी, अहम बहुत भारी था। सिया के होठों पर शैतानी मुस्कान आ गई, वो आज अपने प्लान को अंजाम देने वाली थी। वो ड्राइविंग सीट पर बैठी और अहम को अपनी लस्त भारी आंखों से देखने लगी। अहम का सर विंडो पर लगा हुआ था। सिया ने कार स्टार्ट की और वहां से चली गई। 14 अब आगे। सिया अहम को लेके जल्दी ही अहम के विला पहुंच गई। वो कार से उतरी और अहम को सहारा देके कार से बाहर लाए। अहम की एक हाथ अपने कंधे पर रख वो जैसे तैसे करके अहम के बेडरूम में ले गई। सिया अहम को बेड पर बिठाए और अहम नशे में ही बरबराते हुए टाई को खोलने की कोशिश करने लगा। ये देख सिया जल्दी से उसकी टाई को निकाल दी और अपनी नमकीन जैसी वॉइस से पुकारी, अहम लेट मी हेल्प यू। उद्धरण चिन्ह। और ये बोल वो बड़े ही सेडक्टिव तरीके से अहम की चेस्ट पर अपनी उंगलियां चलाने लगी और एक बटन को धीरे से खोल दिया। वो दूसरी बटन खोल पाती तभी अहम ने झटके से उसकी हाथ को पकड़ लिया और सिया के प्लान को बर्बाद करने के लिए अपनी आंखों को खोलने की कोशिश करने लगा। जैसे तैसे उसने अपनी आंखें खोली और सिया को देख वो हैरान होते हुए बोला, सिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। सिया ने उसकी चेस्ट को सहलकर बोली, अहम तुम ड्रंक थे, बार में थे, मैं ही तुम्हें घर लेकर आई हूँ। और फिर अहम की शर्ट की बटन को फिर खोलने की कोशिश करते हुए बोली, अहम मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ कपड़े बदलने में। पर अहम ने उसकी कलाई को पकड़ ली, दूर धक्का दिए और बेड के दूसरे साइड जाके वो अपनी खुली हुई बटन को बंद करते हुए बोला, बहुत रात हो गई है सिया, तुम्हें घर जाना चाहिए। अहान अपने सर को दबाने लगा, उसका सर दर्द कर रहा था। उसका नशा सिया को अपने बेडरूम में देख के ही उतर गया। सिया के रहने से वो खुद को कुछ अंदर से ठीक महसूस नहीं कर पा रहा था। अहम को दूर जाते देख सिया जल्दी से अहम के पास गई और अहम के कमर में अपने दोनों हाथ लपेटकर मधोसी भरी आवाज में बोली, अहम मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारा हर जरूरत का ख्याल रखना चाहती हूँ, तुम्हें जो प्यार चाहिए वो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। अहम ने सिया की बातें सुने एकदम से उसे धक्का दिया और अपनी आवाज थोड़ा ऊंची कर बोला, सिया लीव। ये क्या हरकत कर रही हो तुम? उद्धरण चिन्ह। सिया ने भी अपनी आवाज ऊंची कर बोली, क्यों अहम, क्यों तुम मुझे प्यार नहीं दे सकते हो? उद्धरण चिन्ह। अहम का सर चकरा रहा था, उसको अचानक अपने दिमाग में कुछ दर्द सा महसूस हुआ और वो गिरने को हुआ, पर वो गिर पाता तभी सिया ने जल्दी से आके उसे जोर से पकड़ लिया और अपनी घबराई हुई अहम को बेड पर बिठाते हुए बोली, अहम तुम खड़े भी नहीं हो पा रहे हो, मुझे यहाँ रहने दो, देखो यहाँ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए भी कोई नहीं है। फिर उसके दोनों हाथ अहम के फेस पर रखकर अहम के चेहरे को अपने तरफ घुमा के बोली, मैं तुम्हारा अकी से ख्याल रखूंगी, मुझे यहाँ रहने दो। ये सुन अहम की एक्सप्रेशन कोल्ड हो गई और वो हाशली सिया का हाथ दूर झटक दिया और उसकी आवाज कोल्ड हो गई। उसकी आवाज अब गहरी हो गई और वो अपनी भारी आवाज में बोला, मुझे तुम्हारी किसी भी हेल्प की जरूरत नहीं है सिया, तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करने के लिए मुझे मजबूर मत करो। अहम की इतनी कड़वी बातें सुन सिया के दिल में किसी सुई की तरह चुभी, उसके आंखों पर आंसू बहाए। वो रोती हुई बोली, अहम तुम मुझे खुद से दूर क्यों कर रहे हो? तुम जानते हो ना मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र है, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी, तुम जैसी बीवी चाहते हो मैं वैसी बन जाऊंगी। ये कह उसने अहम का हाथ फिर से पकड़ लिया। अहम का दिमाग फटा जा रहा था, उसे अब गुस्सा और अननोइंग भी लग रहा था। उसके शरीर का एक एक अंग एक एक रुआ कह रहा था कि वो सिया को दूर झटक दे। फिर भी वो अपने गुस्से को दबा लिया और शांत लहजे में बोला, मैंने तुमसे ये कभी नहीं कहा। सिया के दिल में ये बातें किसी तीर की तरह चुभने लगे, उसके जबड़े कस गए। वो दांत पीसते हुए बोली, क्या ये सब पंक्ति की वजह से है? क्या तुम्हारे दिल में पंक्ति के लिए कुछ है? उद्धरण चिन्ह। पंक्ति का नाम सुनते ही अहम के चेहरे पर गुस्सा आने लगा। वो अपना सख्त आवाज में बोला, नहीं मेरे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक पियदा है प्रताप को बर्बाद करने का। इस वक्त फिर से अहम की आंखों में वही गुस्सा दिखाई देने लगा। अहम की बात सुन फिर सिया बोली, ऐसी बात है तो तुम क्यों मुझे अपने पास नहीं आने देते? क्यों मुझे अपने करीब अपने साइड में खड़ी होने नहीं देते? सिया उन दोनों की बीच की दीवार को तोड़ देना चाहती थी, जो दीवार अहम ने उन दोनों के बीच खड़ी की हुई थी। अहम धीरे से सिया की तरफ मुड़ा और अब उसके फेस में गुस्सा गायब हो चुका था। उसका फेस नॉर्मल हो गया और अपनी आवाज नर्म करते हुए सिया को देख बोला, सिया मैंने तुम्हारे भाई को वादा किया था कि
मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा और मैं अपना वादा निभा रहा हूँ, तुम मेरी बहन जैसी हो सिया। सिया को गुस्सा आया, वो कभी भी अहम की बहन नहीं बनना चाहती थी, वो हमेशा से अहम की दुल्हन बनना चाहती थी। फिर भी अहम के रिजेक्शन की वजह से जो उसका दिल रो रहा था, अचानक से उसके दिल में फिर से उम्मीद जागी, ये जानते हुए कि अहम के दिल में उसके ख्याल रखने का ख्याल है और पंक्ति के लिए सिर्फ नफरत। अहम बरसों से सिया का ख्याल रखते आ रहा है और वो ही पंक्ति से नफरत। ये ख्याल आते ही सिया मन ही मन खुश हो गई। उसके होठ कर्व हो गए, वो अपने फ्रस्ट्रेशन को छुपाते हुए फेक स्माइल कर बोली, ओके अहम, मैं समझ रही हूँ, पर काफी लेट हो गया है, क्या मैं आज के लिए यहाँ रुक सकती हूँ? मैं गेस्ट रूम में रह लूंगी। अहम ये सुनते ही उसका दिमाग खराब हो गया, वो नहीं चाहता था कि सिया यहाँ रहे। उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, पर वो सिया को इस वक्त मना भी नहीं कर सकता था। अहम अपने मन को मार के बोला, ठीक है, जाओ और सो जाओ। सिया ने प्यारी सी स्माइल कर थैंक यू बोली और रूम से बाहर चली गई। अब जाके अहम को सांस आए, वो बेड की तरफ गया और यूं ही लेट गया। 15 अब आगे। सिया के जाने के बाद अहम अपने बेड की तरफ आया और लेट गया। परेशानियों ने उसे घेर लिया था, उसे जल्द ही नींद आ गई, पर उसे नींद में भी सुकून नहीं मिला। उसके दिमाग में फिर कुछ तस्वीर घूमने लगी, कुछ आवाजें उसके कानों में गूंजने लगी। अहम का पूरा शरीर पसीने से भर गया था, उसके माथे की लकीरें आपस में जुड़ गए थे। उसके कानों में एक आवाज आई जो कह रही थी, प्रताप खुराना निर्दोष है, हमारी खोजबीन में गलती हुई है। ये सुनते ही अहम को और बेचैनी हुई, वो समझ नहीं पा रहा था कि ये किसकी आवाज है। उसे बहुत डर लग रहा था, वो बेड पर ही इधर उधर छत पता रहा था। वो सपने से बाहर आना चाहता था, पर वो बाहर आ ही नहीं पा रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे वो ही फंस गया हो और उसमें से बाहर आने का कोई भी रास्ता नहीं है। अहम की हालात खराब हो रही थी, उसके दिमाग में वही सपने वही आवाजें बार बार आ रही थी, जिससे वो चाहकर भी होश में नहीं आ पा रहा था। तभी उसे एक और विजन दिखाई दी। उसने देखा, पंक्ति खून से लटपट फ्लो पर लेती हुई है और उसका शरीर खून से सनी हुई है। अहम अपने कांपते हुए कदम से पंक्ति के पास पहुंचा और उसे देख कांपती हुई आवाज में बोला, पंक्ति तुम यहाँ क्यों लेती हो? उठो। अहम को पंक्ति को ऐसे देख उसका दिल उसके सीने में ही ठंडा होने लगा, जैसे उसकी दिल की धड़कन रुक रही है। उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। अहम अपने कांपते हुए हाथों से पंक्ति के गाल को छू ही पाया था कि तभी पंक्ति की आंखें खुली और उसके आंखों में एक ठंडापन, तीखीपन था। पंक्ति वैसे ही अपने आंखों में कोल्ड लुक लेके अहम को देख बोली, तुमने मुझे मार डाला, अब तो तुम खुश हो ना? उद्धरण चिन्ह। ये विजन जैसे ही अहम ने देखा, उसकी आंखें झट से खुल गई और वो हड़बड़ा के बेड पर बैठ गया। उसकी सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, उसका दिल इतना दर्द कर रहा था कि उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल को कोई चाकू मार के चिर के निकाल रहा है। वो अपने चेस्ट को मजबूती से पकड़ लिया और सहलाने लगा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था, उसके फोरहेड पर भी पसीने की बूंदें चमक रही थी। अहम ने अपने आप को शांत करने की कोशिश करने लगा और खुद से ही बोला, मुझे आजकल ऐसी सपने क्यों आ रही है? कहीं पंक्ति के साथ कुछ गलत तो नहीं होने वाला है? क्या ये सपना कोई चेतावनी थी कि पंक्ति के साथ कुछ गलत हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। पंक्ति के साथ कुछ होगा, ये सोचते ही अहम का दिल उसके सीने में उछलने लगा। वो लंबी लंबी सांस लेने लगा। अहम पैनिक कर रहा था। वो इस बुरे सपने को अपने दिमाग से निकाल देना चाहता है, पर वो ऐसा कर नहीं पा रहा। तभी अचानक रूम में सिया आई बिना नॉक किए और उसके हाथ में एक जूस का ग्लास था। उसने जब अहम को इतना पैनिक करते हुए देखा तो सिया जल्दी से अहम के पास पहुंची और जूस को साइड टेबल पर रख के अहम को शोल्डर से पकड़ लिया और अपनी घबराई हुई आवाज में पूछी, अहम क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो ना? सिया की आवाज में अहम के लिए चिंता, फिक्र साफ दिख रही थी। अहम सिया के टच से होश में आया और वो बोला, मैं ठीक हूँ, बस एक बुरा सपना था। फिर वो सिया की तरफ देख नाराजगी से बोला, पर तुम यहाँ क्यों आए? वो भी बिना नॉक किए। उद्धरण चिन्ह। सिया ने हिचकिचाते हुए बोली, वो मैं तुम्हारे लिए जूस लाई थी, तुम्हें हैंगओवर हो रही थी ना, तो तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। अहम को सिया का कंसर्न अच्छा लगा, फिर भी वो नाराज था क्योंकि उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई भी उसके रूम में ऐसे बिना परमिशन के अंदर आए। अहम ने अपनी आंखें में एक हार्ड लुक लाके बोला, ओके थैंक यू, बट आगे से ध्यान रखना, मुझे पसंद नहीं कोई भी मेरे बेडरूम में ऐसे ही आ जाए। ये बोल के अहम वॉशरूम की तरफ चला गया। सिया का मुंह बन गया, वो अपने आप में ही बोली, ये अहम हमेशा मुझसे ऐसे क्यों बात करता है? ये कहते हुए सिया पैर पटकते हुए रूम से बाहर चली गई।
सिया अपने दुखी मन को लेके अहम के रूम से बाहर आए और कुछ सोचने लगी। वो जितना भी अहम के करीब जाने की कोशिश करती उतना ही अहम उसे दूर कर देता। इस वजह से वो कभी अहम के करीब जा ही नहीं पाए। उसके मन में निराशा और गुस्से ने जगह ले ली। लेकिन जब उसने पंक्ति को सीढ़ियों से ऊपर आते हुए देखा तो उसका गुस्सा निराशा पल भर में गायब हो गया। अब उसके मन में कुछ प्लान चल रहे थे। उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। सिया एरिका को मन ही मन थैंक यू बोल रही थी, क्योंकि कल रात सिया ने एरिका को बताया था कि एरिका पंक्ति को फोन करके बता दे कि अहम की तबीयत ठीक नहीं है। सिया जानती थी कि जब पंक्ति सुनेगी कि अहम की तबीयत ठीक नहीं है तब पंक्ति दौड़ते हुए वहां आएगी और पंक्ति को अभी आते देख सिया के मन में शैतानीपन उमड़ने लगी। एरिका ने अपना काम कर दिया, अब बारी उसकी थी प्लान को अंजाम देने का। पंक्ति जब ऊपर पहुंची तो उसने सिया को अहम के बेडरूम से बाहर आते हुए देखा तो ये देख उसके दिल में एक टिस्सी उठी। पंक्ति ने एक आह भारी। पंक्ति को याद आया पिछले लाइफ में भी सिया हमेशा अहम को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश किया करती थी, उसके आगे पीछे घुमा करती थी, लेकिन पंक्ति ने इतना सब कुछ प्रूफ पाकर भी इग्नोर कर दिया था, ये सोच के कि वो अहम की वाइफ है और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। पंक्ति अब खुद को ही कोस रही थी कि वो इतना सब साइन देख के भी क्यों इग्नोर करती रही। पंक्ति ने मन ही मन कहा, अब मैं इन लोगों को खुद को नीचा दिखने का हक नहीं दूंगी, ये लोग अब मुझे नीचा नहीं दिखा पाएगा। पंक्ति अहम के रूम के पास पहुंची और सिया पंक्ति को देख तिरछी स्माइल कर बोली, पंक्ति आखिर तुम आ 16 अब आगे। सिया एक तिरछी स्माइल लिए वही खड़ी रही। जब पंक्ति वहां पहुंची तो सिया ने एक तिर स्माइल कर बोली, पंक्ति तुम्हें अहम की वाइफ होने के नाते से कल यहाँ तुम्हें होना चाहिए था। उसकी तबीयत खराब थी तो तुम्हें उसकी देखभाल करनी चाहिए थी, मगर यहाँ तुम तो यहाँ कहीं थी ही नहीं। वो मैं थी जो कल रात अहम की देखभाल की। फिर सिया ने अपने नेक लाइन में अपनी उंगली घुमा के अपने नाइट ड्रेस को थोड़ा नीचे कर अपनी आवाज मदहोश कर बोली, कल रात ना अहम ने मुझे एक पल के लिए भी दूर जाने नहीं दिया। वो बार बार मेरा ही नाम ले रहा था। उसने कल रात मुझसे माफी मांगी मुझसे शादी ना करने के लिए। उद्धरण चिन्ह। फिर सिया अपनी होठ पंक्ति के कान के पास ले जाके धीमी आवाज में बोली, यही वक्त है उसे छोड़ने का, उसे डिवोर्स दे दो, हम दोनों को अकेला छोड़ दो। पंक्ति ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, वो वैसे ही बिना एक्सप्रेशन के खड़ी रही। अगर पहली वाली पंक्ति होती तो शायद अब तक उसकी आंखों में आंसू आ गए होते, पर ये पंक्ति को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। पंक्ति अपने चेहरे पर सख्त भाव लेके खड़ी रही और फिर एक तिरछी मुस्कान के साथ बोली, तुम जैसी चुड़ैल को उस जैसा शैतान, दोनों के दोनों परफेक्ट हो एक दूसरे के लिए। डोंट वरी, मैं उससे जल्दी ही तलाक देने वाली हूँ, उसके बाद तुम उसे रख सकती हो। सिया का मुंह खुला का खुला रह गया। वो कहाँ पंक्ति के दिल को दुख पहुंचना चाहती थी और यहाँ तो पंक्ति उल्टा उन दोनों को चुड़ैल और शैतान बोल रही थी। सिया अपनी दांत पीस ली और गुस्से से चिखी, यू। फिर सिया ने गुस्से से पंक्ति को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन सिया के हाथ पंक्ति को छू भी पाता तभी पंक्ति ने उसकी हाथ को बीच में रोक दिया और जोर से सिया के हाथ को पकड़ लिया। सिया अपना हाथ छुड़ाना चाहती थी, पर वो जितना कोशिश करती पंक्ति की पकड़ उसके हाथ में और कसती जा रही थी। पंक्ति ने अपनी आंखों में बेहिसाब गुस्सा लिए बोली, अपने हाथ को काबू में रखा करो सिया, नहीं तो अगली बार अगर मेरे ऊपर हाथ उठा तो मैं तोड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगाऊंगी और एक बार भी तोड़ने से पहले नहीं सोचूंगी। उद्धरण चिन्ह। सिया अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए पंक्ति की तरफ देखी। पंक्ति के आंखों में उसे एक अजीब सा ठंडापन दिखा और एक आग जो सिया को डरने के लिए मजबूर कर दिया। सिया की सांस उसकी गले में ही रुक गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी हाथ अब टूट ही जाएगा। सिया पंक्ति की ऐसा रूप देख वाकई बहुत डर गई। उसने सोचा, पंक्ति की आंखों में मुझे देखने से इतना डर क्यों लग रहा है? नहीं, ये वो पंक्ति नहीं है जिसे मैं जानती थी, ये कोई और है और ये बदल गई है। सिया अपने सोच में गुम थी कि तभी उसे वॉशरूम की दरवाजा खोलने की आवाज आई। वो समझ गई हम नहा के बाहर आ रहा है, इसलिए उसने जानबूझकर पंक्ति का वही हाथ इस्तेमाल करके अपने गाल पर खुद ही एक थप्पड़ मार ली और जानबूझकर नीचे फ्लो में गिर पड़ी। पंक्ति अचानक से समझ नहीं पाई कि ये सिया करना क्या चाहती है, पर जब उसने अपने ऊपर अहम की नजर महसूस हुई तो वो समझ गई कि सिया आखिर क्या करना चाहती है। उसके होठों पर एक टेढ़ी स्माइल आ गई। सिया हमेशा ऐसी नाटक करती रहती थी। वो अच्छी तरह से बेचारी होने का कार्ड खेलती थी और वो जीतती भी थी। अहम ने जब पंक्ति को देखा तो उससे अंदर ही अंदर बहुत खुशी हुई, पर जब उसने सिया को नीचे गिरते हुए देखा तो उसके भौहें आपस में जुड़ गए और वो बोला, क्या हो रहा है यहाँ पर? उद्धरण चिन्ह। सिया के होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई और अहम के देखने से पहले गायब भी हो गई। सिया अपना नाटक शुरू कर दी। वो रोने लगी और अहम को देख बोली,
देखो ना अहम, पंक्ति मुझे और तुम्हें लेकर डाउट कर रही है। मैंने इसे बताया कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, पर इसने मेरी बात नहीं मानी और मुझे थप्पड़ मार दिया। सिया अभी भी अपना गाल पकड़ के वही बैठी रो रही थी। अहम ने जब सुना कि पंक्ति ने सिया को थप्पड़ मारा है, तो वो भी भरोसा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं देखा, क्योंकि उसके गाल पर भी पंक्ति की थप्पड़ की गूंज अभी भी उसके कानों में बज रही थी। इसलिए उसे ना चाहते हुए भी भरोसा करना पड़ रहा था कि पंक्ति थप्पड़ जरूर मार सकती है। अहम पंक्ति के अचानक बदले हुए बिहेवियर को देख पा रहा था, और उसने कल ही देख लिया था। पंक्ति वैसे ही खड़ी रही, अपने दोनों हाथ सीने में बांध के, क्योंकि वो जानती थी अहम उसकी बात का भरोसा कभी नहीं करेगा, वो सिया की बातों पर ही भरोसा करेगा। सिया हमेशा ऐसी ही अपना बेचारी होने का नाटक बखूबी निभाती थी, और पंक्ति कोई कोशिश करना भी नहीं चाहती थी कि उसने सच में थप्पड़ मारा है या नहीं। फिर भी पंक्ति ने बिना भाव के बोली, मैंने इसे थप्पड़ नहीं मारा, और वो जानती थी कि अहम किसके बात पर भरोसा करेगा, फिर भी वो बताए। अहम ने अपनी आंखें छोटी करके पंक्ति को देख पूछा, क्या सच में? अगर ऐसा है तो सिया नीचे क्या कर रही है? उद्धरण चिन्ह। और अहम ने नीचे झुक के सिया के बाह को पकड़ के खड़ा किया और उसके गाल को देखने लगा, जो लाल हो रखा था। अहम ने सिया के गाल के तरफ पॉइंट कर बोला, अगर तुमने इसे थप्पड़ नहीं मारा तो इसके गाल पर ये लाल पैच कहाँ से आया? क्या तुम मुझे बताना चाहोगी? उद्धरण चिन्ह। पंक्ति अहम की बात सुन मजाक उड़ाने की तरह हंसी और बोली, मैं तुम्हें क्यों और क्या एक्सप्लेन करूं? वैसे भी तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगे। उद्धरण चिन्ह। सिया ने अपना रोने का नाटक कायम रखते हुए बेचारी शकल बना के बोली, अहम मैं सिर्फ पंक्ति को ये बताना चाह रही थी कि ये जैसा सोच रही है वैसा हमारे बीच कुछ भी नहीं है और ना ही हुआ है, पर पंक्ति ने बिना सोचे समझे मुझे थप्पड़ मार दिया। अहम सिया की बात सुन अपनी आवाज भारी करते हुए बोला, बस बहुत हुआ पंक्ति, अभी के अभी सिया से माफी मांगो। उद्धरण चिन्ह। पंक्ति अपनी आंखें डरावनी और खोल कर बोली, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं कुछ भी ना करते हुए भी तुम्हारी मिस्ट्रेस से वह माफी मांगू? उद्धरण चिन्ह। अहम ने जोर से चीख के बोला, पंक्ति। और पंक्ति ने तभी एक पल भी ना गवा के सिया के गाल पर एक जोर से थप्पड़ मार दिया, जिससे सिया सीधे जब उसे लगा था खेल खत्म हो गया है, लेकिन असली चाल तो अब चली जाने वाली है। जिस नाम से वो सबसे ज्यादा डरता था, वही नाम अगली सुबह उसके सामने खड़ा होगा। क्या वो सच सह पाएगा, या फिर एक और जिंदगी बर्बाद होगी? जवाब मिलेगा पार्ट 3 में। 17वीं